हेलो स्टूडेंट, सभी को जय माता की। देखें, कोशिका विभाजन शुरू किया था, जिसमें मैंने पिछले 2 वीडियो डाल दिए हैं कोशिका विभाजन के। पहले वीडियो में मैंने कोशिका विभाजन का थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी और उसके बारे में बताया था कि किसने कौन सा नाम दिया है। सेकंड विभाजन में मैंने आपको इंटरफेज डिटेल्स में पढ़ाई थी। आज मैं आपको इंटरफेज के बाद मैंने 2 फेज बताई थी। एक इंटरफेज होती है और एक डिवीजन फेज होती है, या इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। आज मैं आपको माइटोटिक फेज पढ़ाने जा रही हूँ, डिवीजन फेज पढ़ाने जा रही हूँ। मैं एक बात और पहले ही बोल देती हूँ आपसे कि जिन्होंने मेरी पिछली क्लास नहीं ली है सेल डिवीज़न की, वो पहले जाके पिछली क्लास सेल डिवीज़न की ले लें, तब आपको ये आगे समझ में आएंगी चीज़ें। शुरू करते हैं। ये देखें कोशिका विभाजन। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है इंटरफेज और दूसरी होती है डिवीजन। पहली इंटरफेज होती है, इसको बोलते हैं कोशिका की तैयारी की अवस्था, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इस अवस्था में कोशिका डिवाइड होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने आप को तैयार करती है। तो इंटरफेज कंप्लीट मैंने पढ़ा दी थी। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसमें मैंने आपको बताया था कि G1 फेज में आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसमें गोल्जी बॉडी, ER, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर बाकी सभी जो कोशिका अंग होते हैं वो सब अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। और ये दूसरा GS फेज जो होती है, इस फेज में DNA का सिंथेसिस होता है और DNA अपनी मात्रा को दुगनी करता है। इसके बाद मैंने जो आपको तीसरी फेज जो G2 फेज पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है, सेंट्रोसोम का विभाजन हो जाता है और वो ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। उसमें RNA का जो संश्लेषण होता है और स्टोन प्रोटीन का भी निर्माण होता है। तो मैंने बताया था आपको इंटरफेज की जो अवस्था है वो 3 है, G1, S, G2। आगे आप देखें, इंटरफेज मैंने पिछली ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दी थी। ये वाली कंप्लीट हो चुकी है आपकी। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया। आज आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो माइटोटिक फेज, या इसी का जो दूसरा नाम है डिवीजन फेज, वो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। डिवीजन जो फेज है, इसमें डिवीजन फेज में आपको आज जो मैंने आपको बताया था, जो कोशिका विभाजन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला बताया था एमाइटोसिस, जिसको आसूत्री बोलते हैं, आसूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा मैंने आपको बताया था समसूत्री कोशिका विभाजन और तीसरा मैंने आपको बताया था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जिसमें से आसूत्री कंप्लीट हो गया है। समसूत्री और अर्धसूत्री की ही मैंने आपको 2 फेज बताई थी। पहली फेज इंटरफेज होती है और दूसरी फेज डिवीजन फेज होती है। इंटरफेज मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो डिवीजन फेज पढ़ाने वाली हूँ। इंटरफेज समसूत्री की प्लस अर्धसूत्री की दोनों की सेम ही होगी, एक ही होगी। जो इंटरफेज इसमें समसूत्री में जिस प्रकार से मैंने बताई कि G1, S, G2, सेम वो ही इंटरफेज अर्धसूत्री में भी होगी। इंटरफेज कंप्लीट हो गया। डिवीजन फेज मैं आपको बताने वाली हूँ, किसकी बताने वाली हूँ, तो पहले मैं आपको समसूत्री कोशिका विभाजन की। ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस कराऊंगी। समसूत्री को ही बोलते हैं माइटोसिस और अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस। देखें हम यहाँ पे साफ करने के लिए अभी जो पढ़ रहे हैं वो डिवीजन फेज पढ़ रहे हैं, और डिवीजन फेज में अभी कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको अभी समसूत्री कोशिका विभाजन पढ़ा रहे हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन इसको बोलते हैं माइटोसिस, या इसी को सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी की कायक कोशिकाओं में पाया जाता है। अपनी बॉडी में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो सोमेटिक सेल्स होती हैं और एक जर्मेटिक सेल्स होती हैं। जो जर्म सेल होती हैं उनको जर्मेटिक सेल बोलते हैं, जो सोमेटिक सेल्स होती हैं इनको कायक कोशिका बोलते हैं। हिंदी में इनको कायक कोशिका बोलते हैं, और जर्म सेल को लिंग कोशिकाएं बोलते हैं, लिंग सेल बोलते हैं। तो जो जर्मेटिक सेल्स होती हैं उनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें समसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। अभी सोमेटिक बॉडी की सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है, इसलिए इसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो जब सोमेटिक सेल्स में हो रहा है इसलिए सोमेटिक सेल डिवीजन बोल रहे हैं। जब किसी भी कोशिका का कोशिका विभाजन होता है तो उसकी 2 अवस्थाएं या 2 प्रकार से होता है, या उसमें
उसके दो भाग होते हैं। इतना समझ लें आप कि जब एक कोशिका डिवाइड करती है, मान के चलो ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये DNA, ये केंद्रिका, और इसके अंदर एक पूरा द्रव भरा हुआ है, ये क्रोमेटिन का धागा है। और इसके बाहर आपको बताया था कि ये जो होता है, ये लाइसोसोम होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका का छोटा सा रफ डायग्राम, लाइसोसोम होता है, इसके ही बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरी कोशिका में बाहर तक एक जाल का निर्माण करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, छोटी छोटी सी वैक्यूल पाई जाती हैं, इनको रेक्टिकल बोलते हैं। ये सारी कोशिका और एक द्रव भरा होता है जिसको कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक कोशिका, तो जब कोई भी कोशिका डिवीजन के लिए तैयार होती है तो उसका जो विभाजन होता है वो दो भागों में होता है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। पहली स्टेप जो होती है कोशिका विभाजन में वो कैरियोकाइनेसिस होती है, और दूसरी जो स्टेप होती है वो साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है पूरी कोशिका का ही, एक कोशिका का ही दो कोशिकाओं में बट जाना, कोशिका विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब ये होता है जब कोई भी कोशिका, इसमें कोशिका के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जिन्होंने मैंने मेरी सेल की क्लास नहीं ली है वो मेरी पहले सेल की क्लास ले रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें एक एक अंग कोशिका के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये केंद्रक होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो कोशिका में केंद्रक का विभाजन होता है। ये जो केंद्रक होता है ये एक केंद्रक पहले दो केंद्रक में बनता है, एक और ये सबसे पहले क्या होगा, कोशिका एक ही होगी और इसी कोशिका के अंदर एक केंद्रक जो होगा वो दो केंद्रक में बढ़ जाएगा। इनमें अपना अपना DNA होता है, केंद्रिका होती है। जब कोशिका के अंदर एक केंद्रक दो केंद्रक में बढ़ जाता है, उसके बाद जो होता है वो साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका विभाजन होता है। जब केंद्रक कोशिका में बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, बाद में एक कोशिका में एक खाँच बनना शुरू हो जाएगा, और एक खाँच बनते बनते ये और गहरी हो जाएगी, तो ये कोशिका भी दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये जो केंद्रक कैरियोकाइनेसिस जो होता है, केंद्रक का बढ़ना, पहले केंद्रक बढ़ता है उसके बाद पूरी कोशिका बढ़ती है, पहले कोशिका के अंदर केंद्रक बढ़ता है। तो जो केंद्रक जो बढ़ता है वो उसकी चार अवस्थाएं होती हैं, इसको मिला के 5 बोल दिया मैंने। 4 फेज में वो बढ़ता है। 4 फेज कौन कौन सी होती है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं को कंप्लीट होते ही कैरियोकाइनेसिस वाली जो ये वाली जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। हमने आप देखें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आपको बता देते हैं आगे। ये आपको समझ में आ गया कि पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका का विभाजन होता है। कोई भी कोशिका एक कोशिका जब 1 से 2 में बटेगी, एक तो आप पहला पॉइंट यही याद रखना कि एक कोशिका में आप लिखते जाना साथ में, एक कोशिका में पहले केंद्रक का एवं बाद में कोशिका का विभाजन होता है। बाद में कोशिका का विभाजन होता है। लिख लेना ये सारे पॉइंट। अगला पॉइंट आप इसी में देखें, कोई भी जब एक कोशिका बढ़ती है 2 में, तो जितने क्रोमोसोम उस कोशिका में होंगे उतने ही क्रोमोसोम
समसूत्री का मतलब ही होता है समान सूत्र, समान धागे। धागे किसके होते हैं? क्रोमेटिन के। जो गुणसूत्र होते हैं वो जितने समसूत्री का मतलब यही होता है कि अगर जो पैतृक कोशिका है, ये अगर बात करें कि ये पैतृक कोशिका है, पैतृक कोशिका है, अगर इसमें 23 जोड़ी, कितने? 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, तो ये इसकी जो डॉटर सेल होगी, या हम बोलें कि पुत्री कोशिकाएं, ये जो पुत्री कोशिकाएं हैं इनमें भी 23 जोड़ी ही क्रोमोसोम होंगे। ये आप याद रखना कि जब भी समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं तो जितनी उसकी पैतृक कोशिका में क्रोमोसोम होंगे उतने ही उसकी पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होगी। और पैतृक कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम है तो पुत्री कोशिका में भी 23 जोड़ी ही क्रोमोसोम होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लिख भी सकते हैं कि इस कोशिका विभाजन में एक पैतृक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या पैतृक कोशिका के समान ही होती है। आपको लिखना है तो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ। इस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें पैतृक कोशिका के समान ही गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब आप देखें, केंद्रक विभाजन में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। केंद्रक विभाजन में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। 4 अवस्थाएं, आप चारों के एक बार नाम देख लें और अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। पहली जो अवस्था है वो है प्रोफेज। दूसरी जो अवस्था है वो है मेटाफेज। तीसरी जो अवस्था है वो है एनाफेज। चौथी है टीलोफेज। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वावस्था, इसको बोलते हैं मध्यावस्था, इसको बोलते हैं पश्चावस्था और इसको बोलते हैं अंत्यावस्था। अंत्यावस्था, ये 4 अवस्थाएं आप लिख लीजिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन 4 अवस्थाओं को कंप्लीट होते ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, केंद्रक विभाजन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको मैं इन चारों के डायग्राम बना के बताती हूँ कि कैसे प्रोफेज होता है, कैसे मेटाफेज होता है, कैसे एनाफेज होता है, कैसे टीलोफेज होता है। इसका जो समसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस केंद्र विभाजन का, केंद्रक के विभाजन की 4 अवस्थाएं मैंने बताई थी। ये 4 अवस्थाएं हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और इनके बाद 2 पुत्री कोशिकाएं बनके आपके सामने न्यू सामने है। इस डायग्राम को आप सभी को अपने नोटबुक पे बनाना है। अभी आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको सबको बनाना है। जब आप खुद बनाओगे तब चीज़ें क्लियर होंगी, खुद से अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखें, मैंने आपको इंटरफेज बता दिया था कि इंटरफेज में कोशिका बनने तैयार हो गई। तैयार होने के बाद पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर उसके बाद में कोशिका का विभाजन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने देख लिया कि केंद्रक का विभाजन हो गया। इसके बाद यहाँ साइटोकाइनेसिस शुरू होता है और एक कोशिका का विभाजन होता है। तो अभी आप देखें प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में जो केंद्रक होता है, प्रोफेज इस अगर बात करें इनके बारे में थोड़ा बहुत हम बताते भी जाएँ, आप लिखते जाना
ये सबसे लंबी अवधि की अवस्था है। प्रोफेज सबसे लंबी अवधि की अवस्था है और इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और ये जो केंद्रिका अंदर होती है वो ब्लॉक होने लगती है। जो यहाँ क्रोमेटिन धागे होते हैं, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और आपको बता दूँ, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक था, केंद्रक के अंदर ये जो क्रोमेटिन डीएनए के धागे पड़े हुए होते हैं इनको क्रोमेटिन बोलते हैं और ये केंद्रिका होता है। ये जो डीएनए के धागे होते हैं ये जब तक कोशिका विभाजन नहीं होता है तब तक ये ज्यों के त्यों ऐसे ही रहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये जो धागे होते हैं इन धागों में इस टाइप से कुंडलन होने लगता है। जब ये इस टाइप का एक धागा है, इस धागे में इस टाइप से कुंडलन होना शुरू हो जाएगा। जब कुंडलन होगा तो इनके जो बीच में जो होगा, आप देखें इनके जो बीच में ये जो डीएनए होता है ये बीच में क्या बांध के रखता है, ये अपने बीच में हिस्टोन प्रोटीन को बांध के रखता है। हिस्टोन प्रोटीन को बांधते हुए ऐसे समझ लो कि ये हिस्टोन प्रोटीन है। इस हिस्टोन प्रोटीन को ये धागा जो डीएनए का जो धागा है वो इस टाइप से इससे ऐसे बांधता हुआ चला जाता है और इस टाइप से ये बांधता हुआ सेंट्रोमियर बीच में आ जाता है और फिर सेंट्रोमियर के बाद भी इस टाइप से कुंडलन होता है। ये क्रोमेटिन है, इसको ऐसे समझ लो ये क्रोमेटिन का एक मैंने एक धागा लिया, इस धागा किसका है तो ये डीएनए का धागा है, ये धागा डीएनए का है। देखिए डीएनए का धागा, इस धागे में जब कोशिका विभाजन होता है उसके पहले ये धागा में कुंडलन होता है, बीच में हिस्टोन प्रोटीन बंधी हुई होती है और ये कुंडलन होने के बाद क्रोमोसोम का रूप इस टाइप से क्रोमोसोम बना के तैयार। क्रोमोसोम झोली में होते हैं, जब हम बाहर से या दूर से इनको देखते हैं तो इस टाइप की संरचना दिखती है और इस संरचना को क्या बोलते हैं, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम, इस संरचना को क्रोमोसोम बोलते हैं। ये डीएनए एक क्रोमेटिन जो धागा होता है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को बांधता हुआ, ये जो बीच में आपको ये संरचना दिख रही है ये वाली, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोशिका विभाजन होता है तो ये किस वाली अवस्था में इंटरफेज में इस टाइप का हो जाता है। प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज के जब प्रोफेज पहली जो अवस्था होती है प्रोफेज की, प्रोफेज में ये जो केंद्र झिल्ली होती है ये लुप्त होना शुरू हो जाता है, विलुप्त होना शुरू हो जाता है। केंद्रिका होती है, केंद्रिका भी विलुप्त होती है। तो यहाँ आप देखें ये केंद्र झिल्ली विलुप्त होने लगी, केंद्रिका विलुप्त होने लगी और ये सेंट्रोसोम, जो यहाँ कोशिका में सेंट्रोसोम होते हैं, इन सेंट्रोसोम में स्पिंडल फाइबर ये आपको इंटरफेज में ही बनना शुरू हो गया। ये मैंने आपको इंटरफेज में पढ़ाया था कि ये स्पिंडल जो फाइबर होते हैं इंटरफेज में ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ इंटरफेज में इनका विभाजन होते हुए ध्रुवों पर पहुँच गए थे और इस अवस्था में प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर यहाँ पर बनना शुरू हो गया। तो इस अवस्था में प्रोफेज में क्या क्या हुआ है, केंद्रक झिल्ली और केंद्र का विलुप्त होने लगी है, क्रोमेटिन संगठित होकर क्रोमोसोम बना लिए हैं और जो सेंट्रोसोम थे इनसे स्पिंडल फाइबर निकलने लगे। दूसरी स्टेज पे चलते हैं मेटाफेज पे। ये आपकी सेकंड स्टेज मेटाफेज है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज प्रोफेज है। मेटाफेज पे में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम थे केंद्र झिल्ली पूर्णतः विलुप्त हो गई, केंद्रिका पूर्णतः विलुप्त हो गई और जो क्रोमोसोम थे वो एक सीधी रेखा में आके स्थित हो गए और एक मेटाफेज प्लेट का निर्माण किया। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो सब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और एक मेटाफेज प्लेट का निर्माण करते हैं और मेटाफेज में ही क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा मोटे स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम की स्टडी विभाजन की कौन सी अवस्था में, कौन सी फेज में कर सकते हैं। तो विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था है इसमें हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पष्ट और मोटे दिखाई देते हैं और ये जो धागे थे स्पिंडल फाइबर ये थोड़े और बड़े आकार में होकर सेंट्रोमियर से आके जुड़ गए। ये किस अवस्था में होगा, मेटाफेज। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं तीसरे पे एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ कि एनाफेज में ये जो यहाँ पे जुड़े थे इन्होंने इसको खींचना शुरू किया, दोनों ने इस सेंट्रोसोम ने अपनी ओर खींचना शुरू किया, इस सेंट्रोसोम ने अपनी ओर खींचना शुरू किया। तो ये खिंच के इनमें क्या हुआ, ये जो सेंट्रोमियर था इसका विभाजन हो गया, ये सेंट्रोमियर बीच से टूट गया और ये दोनों साइड क्रोमोसोम दोनों साइड दोनों ध्रुवों की ओर खींचने लगे। तो ये दोनों ओर खिंच के दोनों साइड आ गए, इनका विभाजन हो गया। ये एनाफेज में हुआ।
टेलोफेज में क्या होता है, यहाँ विभाजन होने के बाद टेलोफेज में जो होता है कि ये विभाजन यहाँ हो गया, टेलोफेज में क्या होता है, इनका अकुंडलन होता है, अनकॉइलिंग हो जाना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये बने थे इस क्रोमेटिन से, ये इस स्टेज से बने थे कि ये धागा लिया, इस धागा में कुंडलन हुआ, इस कुंडलन से क्रोमोसोम बना। तो यहाँ पे ये टूट गए, टूटने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, ये धागे खुल जाएंगे, इस टाइप से ये धागे खुल जाएंगे और खुलने के बाद ऐसे हो जाएंगे पूरे, और केंद्रक झिल्ली दोबारा से इसमें बन जाएगी, केंद्र का दोबारा से बन गई। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो गई, पुनः बन गई, केंद्रिका बन गई, और इनमें जो क्रोमोसोम थे, इन क्रोमोसोम में अकुंडलन हो गया, ये धागे फिर से खुल गए, फिर से क्रोमेटिन बन गया। और टेलोफेज में इस कोशिका में यहाँ से ही साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, यहाँ से ही क्या शुरू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। इस अवस्था से साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है टेलोफेज के लिए। टेलोफेज में क्या होगा, इस कोशिका झिल्ली केंद्रक का विभाजन हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होने के बाद इस कोशिका में खांच बनना शुरू हो गया, और अगले स्टेप में आप देखें ये 2 न्यू कोशिकाएं बन के तैयार हो गई, 2 न्यू पुत्री कोशिकाएं बन गई। इनको हम क्या बोलेंगे, 2 डॉटर सेल। अब इसमें एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनकर तैयार हो गई। ये आपको मैंने पूरा सूत्री विभाजन समझा दिया है। अगर आप ये स्टेज ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप देखें प्रोफेज में क्या हुआ था, मेटाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, और टेलोफेज में क्या क्या हुआ है। और अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको प्रोफेज में अगर मैं बात करूं कि प्रोफेज में क्या हुआ, तो ये समसूत्री विभाजन की प्रथम एवं सबसे लंबी अवधि की अवस्था है, लिख सकते हैं, मैं बोलती जा रही हूँ। दूसरा पॉइंट आप लिख लें, इस अवस्था में क्रोमेटिन संघनित होकर गुणसूत्र के रूप में दिखते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लें, इस स्टेज में क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर जुड़ जाते हैं। चौथा पॉइंट लिखें, इसमें सेंट्रीओल विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगता है, एवं केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रोफेज का था। मेटाफेज में आप लिख लें, प्रोफेज में एक पॉइंट और लिखना है कि सबसे लंबी अवधि की अवस्था है। मेटाफेज में आप लिख लें, लेकिन इसमें क्रोमोसोम स्पष्ट एवं मोटे दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम स्पष्ट एवं मोटे दिखाई देते हैं। स्पष्ट एवं मोटे दिखाई देते हैं। इस स्टेज में मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है। आप लिखते जाएं, मैं बोलती जा रही हूँ। मेटाफेज प्लेट का निर्माण होता है मेटाफेज अवस्था में। गुणसूत्र का अध्ययन हम मेटाफेज अवस्था में ही कर सकते हैं। गुणसूत्र का अध्ययन हम मेटाफेज अवस्था में ही कर सकते हैं। एनाफेज में लिखें आप, अगला पॉइंट एनाफेज में आप लिखें, एनाफेज में आप लिखें, इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और क्रोमोसोम ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। ये सबसे अल्प अवधि की अवस्था है, ये सबसे लंबी अवधि की अवस्था है, याद रखना। ये सबसे लंबी अवधि की अवस्था है, और ये वाली अल्प अवधि की अवस्था है, अल्प अवधि की अवस्था। टेलोफेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुनः केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका प्रकट हो जाती है, क्रोमोसोम में आकुंडलन हो जाता है, और एक केंद्रक 2 केंद्रक में विभाजन हो जाता है। और टेलोफेज से ही कोशिका विभाजन शुरू होता है, और इसमें कोशिका के अंदर एक खांच बन जाती है। ये आपका टेलोफेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद एकमात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।